हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। तो आज है 21 दिसंबर संडे का दिन और हम आपके बीच आज कुछ करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज को लेके आए हैं। लेकिन इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही प्यारा पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में देखेंगे जिसका नाम है ड्रोन, जिसको कि लॉन्च किया गया है सिविल सेवा मार्गदर्शन के द्वारा। ये क्यों इतना जरूरी है? ये उन बच्चों के लिए है, आप में से अगर कोई है जिन्होंने 71st बीपीएससी प्रीलिम्स कुछ नंबर से, कुछ मार्जिन से अगर क्लियर नहीं हुआ है, तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि 72nd बीपीएससी को आप अपने हाथ में कर सके। जिन लोगों का भी प्रीलिम्स का सिलेबस या फिर मेंस का सिलेबस आपका कवर हो चुका है, तो इस पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम में वीकली टारगेट्स दिए जाएंगे और सैटरडेज को वीकली टेस्ट करवाए जाएंगे। इस मेंटरशिप प्रोग्राम को 3 फेजेस में कंडक्ट करवाया जाता है। पहला जो फेज होगा वो प्री और मेंस दोनों होगा। दूसरा जो फेज होगा वो सिर्फ एग्जाम से पहले 3 महीने पहले, प्रीलिम्स एग्जाम से 3 महीने पहले प्रीलिम्स फेज में कंडक्ट कराए जाएंगे। उसके बाद प्रीलिम्स एग्जाम के बाद जो है मेंस फेज में हम एग्जाम को यानी कि मेंटरशिप को हम कंडक्ट कराएंगे। बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है 72nd बीपीएससी को अपने हाथ में लेने का, अपना सिलेक्शन इंश्योर करवाने का। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं कुछ बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज के साथ। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। Which political alliance secured a clear majority in the 18th Bihar Legislative Assembly elections held in November 2025? मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप एक पेन पेपर लेकर बैठे और जो भी क्वेश्चन प्रेजेंट किया जा रहा है उनको आप पहले अपने तरफ से आंसर लिखें। उसके बाद फिर मैं जो आंसर बताऊंगी उससे आप अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं, अपने आप को आप असेस कर सकते हैं। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। चलिए अब एक ये इंपॉर्टेंट एक स्टैटिक क्वेश्चन बनता है। तो बिहार स्टेट लेजिस्लेटिव में टोटल कितने सीट्स है? कितने सीट्स है टोटल? टोटल 243 सीट्स है। और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने कितने सीट्स जीते हैं वो आप मुझे बताएंगे। बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगले क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। चलिए तो ये हमें पता चल गया कौन सा पॉलिटिकल अलायंस है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हाउ मेनी सीट्स डिड द एनडीए विन इन द 2025 बिहार असेंबली इलेक्शंस? तो इस साल के बिहार असेंबली इलेक्शंस में एनडीए ने 243 में से कितने सीट्स हासिल किए हैं? चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर होगा 202, यानी कि 202 आउट ऑफ 243 सीट्स। चलिए नेक्स्ट की तरफ आते हैं। ऑन विच डेट डिड नीतीश कुमार टेक द ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार फॉर द 10th टाइम? क्वेश्चन है किस डेट को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के रूप में, किस तारीख को शपथ ली? चलिए तो इसका आंसर होगा 20th नवंबर 2025। अब नीतीश कुमार जो हमारे चीफ मिनिस्टर है उन्होंने इस बार 10th टाइम जो है चीफ मिनिस्टर के लिए अपने आप को नॉमिनेट किया है, यानी कि शपथ लिया, एक्चुअली ओथ लिया है उन्होंने। जो पहली बार उन्होंने ओथ लिया था वो किस साल में था? वो था इन द ईयर 2000। चलिए अगला पे आते हैं। What was the approximate voter turnout percentage in the Bihar Assembly Bihar Assembly election 2025? तो वोटर टर्नआउट परसेंटेज मतलब क्या होता है कि जो एक्चुअल में जो वोटर लिस्ट में लोग इंक्लूडेड है किसी एरिया में और कितने लोग उस दिन वोट देने आए हैं उसको हम क्या कहते हैं? वोटर टर्नआउट। और परसेंटेज में अगर कन्वर्ट कर दे तो वोटर टर्नआउट परसेंटेज। तो इसका आंसर क्या होगा? 66.91%। यानी कि बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में बिहार में सिर्फ 66.9% वोटिंग ही हुआ है। चलिए आते हैं नेक्स्ट की तरफ। Which operation was launched by the Bihar Education Department to mentor academically weak students in government school? चारों ऑप्शन को देखिए और क्या लगता है ये बताइए। देखिए तो इसका आंसर होगा मिशन दक्ष। अब ये चारों मिशन क्या है इसके बारे में आप लोगों को एक ब्रीफ नॉलेज रखना चाहिए। देखिए जो मिशन निपुण है, मिशन निपुण क्या करता है? जो बिहार में, बिहार नहीं बोलेंगे, या फिर जो क्लास 3 तक के जो बच्चे हैं उनमें फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी डेवलप करने के लिए, यानी बेसिक लैंग्वेज, बेसिक स्पीकिंग, बेसिक मैथमेटिक्स जो है क्लास 3 तक के बच्चों को उन्हें
इंक्लूड कराने के लिए हम लेके आए हैं मिशन निपुण। अब मिशन दक्ष क्या होता है, जो हमने ये बताया। मिशन दक्ष जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि स्किल डेवलपमेंट के जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स हैं उसमें स्किल डेवलपमेंट के लिए। मिशन उदय की अगर हम बात करें तो ये भी एकेडमिकली जो वीकर स्टूडेंट्स है उनके लिए ये स्कीम लाया गया है। और जो लास्ट में मिशन विद्या है, मिशन विद्या क्या है कि ये ओवरऑल जो एजुकेशन क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए जिस स्कीम को हम लाए हैं उसका नाम है मिशन विद्या। चलिए अब अगला बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25, what was the rank of Patna in the cleanest city category? ये याद रखिएगा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 एंड 25 ये एक सर्वे आया था ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी, क्लीनेस्ट स्टेट, उन सब का कैटेगराइजेशन हुआ था। अब हम बताएंगे कि इसमें पटना का रैंक कितना है। इस के अंदर पटना का जो रैंक है वो है आपका 21st, ठीक है। तो पटना क्लीनलीनेस के अंडर कितना आता है, 21st रैंक के अंडर। वो 21st रैंक एक्चुअली में होल्ड करता है, जो कि उतना अच्छा रैंक नहीं है एक कैपिटल सिटी के लिए। एनीवेज, which city in Bihar has been selected to host the 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स in 2025? चलिए, तो इस साल जो हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो वो कौन सा एडिशन हुआ है, ये हुआ है इसका 7th एडिशन। अब इसका पहला एडिशन कब हुआ था, कब और कहाँ था? जो पहला एडिशन है वो हुआ था पुणे में, ठीक है। इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया था 2018 में, लेकिन जो स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, जो कॉम्पिटिटिव गेम्स जब हमारा स्टार्ट हुआ तो कब हुआ, 2019 में। यानी कि जो 2019 का पहला एडिशन था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था पुणे में। और इस साल जो 7th एडिशन है उसको किसने होस्ट किया है, उसको हमारे बिहार स्टेट ने होस्ट किया है। अब देखिए किस सिटी को सिलेक्ट किया गया है, पटना, राजगीर, मल्टीपल सिटीज या गया। देखिए तो इसका आंसर है मल्टीपल सिटीज। मल्टीपल सिटीज में 5 सिटीज को इंक्लूड किया गया है जहां पे इन गेम्स को होस्ट किया जाएगा। तो पहला है, देखिए पटना भी है, राजगीर भी है, गया भी है, और 2 डिस्ट्रिक्ट्स और है, भागलपुर एंड बेगूसराय। तो इन टोटल 5 सिटीज को अप्रोच किया गया है 7th एडिशन ऑफ खेलो यूथ इंडिया गेम्स को होस्ट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ द 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 हेल्ड अंडर बिहार? देखिए तो इसका मैस्कॉट क्या है, वो है गजासिमा। गजासिमा किसको कहते हैं, गजासिमा एक मॉडल है, मॉडल नहीं बोलेंगे, एक लायन और एलिफेंट को मिला के जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं गजासिमा। गजा स्टैंड्स फॉर एलिफेंट एंड सिमा स्टैंड्स फॉर लायन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। According to the Tiger Census 2022 data mentioned in the file, what is the tiger population in Bihar? चलिए अब यहाँ पे किसकी बात हुई है, इसकी बात हुई है, टाइगर सेंसस की बात हुई है। और व्हाट इज द टाइगर पॉपुलेशन, बिहार की अगर हम टाइगर पॉपुलेशन की बात करें तो वो क्या है। चलिए अब ये टाइगर सेंसस क्या है, टाइगर सेंसस कितने कितने सालों पे होते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, चलिए हम ये देखते हैं। बहुत ही क्रिस्प वे में मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगी। देखिए टाइगर हमारे इंडिया में जो टाइगर सेंसस कंडक्ट करवाया जाता है वो हर 4 साल में कंडक्ट कराया जाता है। यानी कि जो लास्ट सेंसस आया था रिपोर्ट, वो 2022 में इसका रिपोर्ट आया था। और इसका जो काउंटिंग सेशन होता है, जैसे कि लास्ट जो था वो 2021-22 के सेशन में सेंसस कराया गया था, और रिपोर्ट को कब रिलीज किया था, 2026 में। सिमिलरली जो नेक्स्ट सेंसस आने वाला है टाइगर का, वो किस सेशन में काउंटिंग होने वाला है उसका, 2025-26 सेशन में। और इसका रिपोर्ट कब पब्लिश होगा, नेक्स्ट ईयर यानी कि 2026 में। अब चलिए बात करते हैं कि व्हाट इज द टाइगर पॉपुलेशन इन बिहार। तो बिहार में जो है टाइगर पॉपुलेशन कितना है, 54 ही है सिर्फ। अब बिहार में टाइगर रिजर्व कौन सा है, बिहार में हमारे पास कौन सा एक टाइगर रिजर्व है जिसको हम कहते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है, जो कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए अब और एक चीज देखेंगे, याद रखिएगा एक मिशन टाइगर या फिर प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था कब,
सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों? जितने भी बंगाल टाइगर्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। वो किस साल में हुआ था? 1973। क्या रिलीज हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। Which initiative was launched by the Bihar government for women's employment as mentioned in the state scheme? मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, लखपति दीदी योजना, नारी शक्ति वंदन, महिला सम्मान योजना। ये चारों स्कीम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, ये स्टेट लेड स्कीम्स है, मुख्यमंत्री द्वारा इसको स्कीम को लाया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन के हिसाब से जिसका आंसर होगा वो क्या हो सकता है? फॉर वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट। देखिए एम्प्लॉयमेंट की बात है, हम इसको ऑप्शन के थ्रू भी अगर हम लेके जाए तो क्या है? मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, यानी कि इसका आंसर होगा ए, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। और इस स्कीम के नाम से ही हमें समझ आता है कि हम वुमेन को बिहार में वुमेन को हम रोजगार प्रोवाइड करेंगे उनके लाइवलीहुड सपोर्ट के लिए। लखपति दीदी योजना क्या है? लखपति दीदी योजना जो है वो हम बिहार में हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाएंगे जिसके थ्रू वुमेन 1 लाख रुपए तक वो इनकम कर सकती है। कैसे? एंटरप्रेन्योरशिप करके, लाइवलीहुड जनरेट करके, छोटे मोटे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू वो 1 लाख तक वो कमा सकती है। उसको हम क्या कहेंगे? लखपति दीदी योजना। अब देखिए नारी शक्ति वंदन, नारी शक्ति वंदन नाम से ही क्या समझ में आता है कि हम इसमें वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। अब वुमेन एम्पावरमेंट का जो सबसे हम बेस्ट एग्जांपल देखें वो ये है कि हमने लोकसभा में और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है हमने वुमेन को कितना % रिजर्वेशन दिया है? 33% रिजर्वेशन है, यानी कि 33% जितने भी मेंबर्स होंगे वो सारे विमेन होंगे। ठीक है। महिला सम्मान योजना फाइनेंशियली उनको इंक्लूड करने के लिए, उनको फाइनेंशियल रिस्पेक्ट प्रोवाइड करने के लिए ये है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द लोकपाल ऑफ बिहार क्रिकेट एसोसिएशन। चलिए तो इसका आंसर अगर हम देखें तो लोकपाल, पहली बात लोकपाल क्या होता है वो जानते हैं, तो उससे पहले हम जान लेते हैं इसका आंसर जो होगा वो है जस्टिस नागेश्वर राव। अभी लोकपाल क्या होता है? लोकपाल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको कि बनाया गया था लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013। अब इस लोकपाल का काम क्या है? हमारे सेंट्रल लोकपाल एक देखिए, एक होता है लोकपाल, एक होता है लोकायुक्त। मैंने अभी बोला कि ये लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013 के अंडर इसको बनाया गया है। तो लोकपाल जो होता है वो सेंट्रल लेवल पे जो करप्शन चल रहा होता है उसको, उस पर एक्शन लेने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए लोकपाल को बनाया गया है। और इसी चीज को स्टेट लेवल पे इनिशिएट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उसको हम लोकायुक्त कहते हैं। जैसे कि सेंटर, समझ गए, जैसे कि प्रेसिडेंट और गवर्नर होते हैं ना, सेंटर में प्रेसिडेंट और स्टेट में गवर्नर, उसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट में लोकपाल होते हैं और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में लोकायुक्त होते हैं। ठीक है। चलिए ये हो गए जस्टिस नागेश्वर राव। अब नीति आयोग के फर्स्ट फाइनेंशियल इंडेक्स ऑफ 2025 बिहार का रैंक क्या है इसमें से? ठीक है। तो नीति आयोग ने अपना पहला फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स 2025 को रिलीज किया है। इसको हम फिस्कल हेल्थ इंडेक्स से भी डिटरमाइन कर सकते हैं। अब इसमें बिहार का रैंक क्या है? तो इस इंडेक्स के अनुसार बिहार का जो रैंक है वो 7th है, और जो फर्स्ट रैंक है वो किसको मिला है? वो मिला है उड़ीसा को। चलिए, which lake in Bihar was declared a Ramsar site recently? रामसार साइट के बारे में तो आप जानते ही होंगे, रामसार साइट क्या होता है, और उसको रामसार कन्वेंशन के थ्रू इसको लाया गया है। चलिए तो इंडिया में अब आप मुझे बताएंगे इंडिया में टोटल कितने रामसार साइट्स है? तो करेंट डेटा के हिसाब से इंडिया में अभी प्रेजेंटली 96 रामसार साइट्स है, जिसमें से अगर हम स्टेट पर्सपेक्टिव की बात करें, अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में 5 रामसार साइट्स है। पहले 3 थे, अभी रिसेंटली 2 और ऐड हुए हैं। अब कौन सा ऐड हुआ है हमें वो बताना है। तो ये है गोकुल रिजर्वॉयर बक्सर में। ठीक है, गोकुल रिजर्वॉयर कहाँ है? बक्सर में। और एक ऐड हुआ है +1 करके लिखेंगे, तो वो है उदयपुर झील। ये राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है। तो रिसेंटली 2 रामसार साइट्स ऐड हुए हैं कहाँ? बिहार में। पहला गोकुल रिजर्वॉयर और दूसरा उदयपुर झील। चलिए तो इंडिया में टोटल कितने रामसार साइट्स है? 96 याद रखिएगा। और बिहार में अभी टोटल कितने हैं? 5। 96 में से 5 बिहार में। चलिए
Which new airport is proposed to be developed in Bihar as a brownfield airport? तो ये भी काफी न्यूज में आया है. अगर आप बिहार रिलेटेड आप न्यूज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा पटना में जो बीटा एरिया है वहां पे हम एक ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट को डेवलप कर रहे हैं. अब ये ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट क्या होता है? बहुत सारी न्यूज़पेपर अगर आप रेगुलर पढ़ेंगे तो आपको दो वर्ड दिखाई देंगे. पहला एक हो जाएगा ब्राउन फील्ड और दूसरा हो जाएगा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट. तो ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट मतलब जो ऑलरेडी एयरपोर्ट एग्जिस्ट कर रहा है उसको जब हम फर्दर डेवलप करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्राउन फील्ड. यानी कि एग्जिस्टिंग चीज को जिसमें अगर हम कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट कहते हैं. अब देखिए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट क्या हुआ? जो हम स्क्रैच से अगर हम एयरपोर्ट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जैसे कि नोएडा एयरपोर्ट फॉर एग्जाम्पल, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट. चलिए तो बिहार में कौन सा है? बीटा, जो कि पटना में है. चलिए, who were appointed as the sweep icon for the Bihar election of 2025? ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? बिहार के इलेक्शन में स्वीप आइकन किनको बनाया गया है? नीतू चंद्रा, क्रांति प्रकाश झा. चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं. Who was awarded as the Bharat Ratna in who was awarded the Bharat Ratna in 2024 posthumously after often referred to as Jan Nayak? अब posthumously क्या होता है? posthumously यानी कि उनके डेथ के बाद जब अवार्ड दिया जाता है, किसी के भी डेथ के बाद अगर हम उनको कुछ अवार्ड कन्फर कर रहे हैं तो उसको हम अवार्ड posthumously बोलते हैं. जैसे भारत रत्न गिवन posthumously. ठीक है, तो भारत रत्न 2024 में किसको मिला था posthumously? वो थे, और उनको जन नायक भी बोला जाता है, जो कि बहुत ही एक रिनाउंड पॉलिटिशियन रहे हैं बिहार में, जो है कि हमारे श्री कर्पूरी ठाकुर जी एक बहुत ही रिनाउंड पॉलिटिशियन और सोशल वर्कर रहे हैं बिहार में, जिन्होंने बैकवर्ड क्लासेस जो पिछड़े वर्ग है उनकी उन्होंने काफी मदद की है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Who is the chairman of the 16th Finance Commission of India? ठीक है, ये भी एक काफी अच्छा क्वेश्चन है. 16th फाइनेंस कमीशन का के जो है चेयरमैन कौन है? तो वो है करेंटली अरविंद पनगरिया जी. अब देखिए अभी जो करंट फाइनेंस कमीशन चल रहा है वो 16th फाइनेंस कमीशन है. ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन याद रखिएगा ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है. ये सारे जो कमीशंस आते हैं आपके क्वेश्चंस में या किसी भी आर्टिकल में, तो प्लीज उनका स्टेटस को बहुत अच्छे से क्लियर रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि कौन स्टैट्यूटरी बॉडी है और कौन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. तो फाइनेंस कमीशन की हम बात करें तो फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एंड इट कम्स अंडर आर्टिकल 280. चलिए, व्हाट इज द थीम ऑफ यूनियन बजट 2025-26 प्रेजेंटेड बाय निर्मला सीतारमन? तो वो है सबका विकास. नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which city was ranked as the cleanest city in India for the 8th consecutive time in स्वच्छ सर्वेक्षण? अभी हमने कुछ स्लाइड्स पहले ही पढ़ा था स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में, जिसमें बिहार का रैंक कितना था? 21st था. तो जो पहला रैंक है वो किसको मिला है? फॉर द 8th consecutive time इंदौर has been declared as the cleanest city of India. चलिए, who is the current chief election commission of India? तो वो है मिस्टर ज्ञानेश कुमार. चीफ जो इलेक्शन कमीशन भी जो है वो भी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये किस आर्टिकल के अंडर आता है? एंड इट कम्स अंडर द इलेक्शन कमीशन कम्स अंडर आर्टिकल 324. फाइनेंस कमीशन 280 के अंदर, इलेक्शन कमीशन 324 के अंदर. चलिए, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना प्रोवाइड्स अप टू हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ? बताइए, जो प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है वो हमें कितना फ्री यूनिट प्रोवाइड करती है पर मंथ? अब ये क्या है, ये स्कीम क्या है? तो ये हमारा एक सेंट्रल स्कीम है जिसको इनिशिएट किया गया है कि आप अपने घरों में जो है सोलर एनर्जी को यूज करें, उसको बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम लाया गया है और इसमें अप टू 300 यूनिट्स तक हमें फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ प्रोवाइड होता है. चलिए, which operation was launched by the Indian government to evacuate Indians from Israel during the conflict? तो ये है ऑपरेशन अजय. Who is the current chief of defense staff of India? तो वो कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल
अनिल चौहान। जो हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे वो थे हमारे बिपिन रावत जी, जो कि अब नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। द पीएम विश्वकर्मा योजना कवर्स हाउ मेनी ट्रेडिशनल ट्रेड्स। ठीक है, तो ये पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है, अब इसके बारे में देखते हैं। जो हमारे इंडिया में जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस है, जो क्राफ्ट्समैन है, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनके ट्रेड को, उनके बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए हम इस स्कीम को पढ़ते हैं, और इसमें टोटल 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स को कवर किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which state has become the first to implement the Uniform Civil Code, यानी कि यूसीसी? तो कौन सा स्टेट है? उत्तराखंड। यूसीसी किस आर्टिकल के आता है, किस आर्टिकल के अंडर है? इट कम्स अंडर आर्टिकल 44, और ये किसके अंडर आता है? डीपीएसपी में। ठीक है, ये किस में आता है? डीपीएसपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2024-25, what is the estimated real GDP growth for the financial year 2025? इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से जो हमारा एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ है वो कितना है? वो है हमारा 6.4%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has been appointed as the chairman of the 8th Pay Commission? ठीक है, बताइए 8th पे कमीशन के जो चेयरमैन है वो कौन है? वो है एस गोपाल कृष्णन। ये पे कमीशन किसके अंडर आता है? ये आता है फाइनेंस कमीशन के अंडर आता है। जैसे फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अंदर है, तो पे कमीशन आर्टिकल 279 लिख देती हूँ। पे कमीशन की बात करें तो वो किसके अंदर है? आर्टिकल 279। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू पोर्टल launched by the Ministry of Culture to map India's cultural villages? मेरा गांव मेरी धरोहर, बताइए। मेरा गांव मेरी धरोहर, ज्ञान भारतम पोर्टल, संस्कृति पथ और हेरिटेज इंडिया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ज्ञान भारतम पोर्टल। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। Which film has won the Best Feature Film Award in the 71st National Film Award? तो वो क्या है? वो है 12th फेल, एंड आई होप आप सभी ने 12th फेल देखी है। नहीं देखी है तो प्लीज देखें। चलिए, which Indian state has the highest tiger population according to the 2022 census report? जिसका कि अगला कब आने वाला है रिपोर्ट? 2026 में एवरी 4 इयर्स में रिलीज किया जाता है। तो उस सेंसस जो लास्ट सेंसस था 22 का, उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन कहां पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो हु वाज क्राउन्ड एज द मिस यूनिवर्स 2025? तो 2025 की जो मिस यूनिवर्स है उसका क्राउन फातिमा बॉस जी को गया था, जो कि मेक्सिको की है। अब इंडिया से जो लास्ट मिस यूनिवर्स बनी थी वो थी हरनाज संधू 2021 में। चलिए, which country will host the G20 summit in 2025? ठीक है, which country will host the G20 summit in 2025? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा साउथ अफ्रीका। Who has been elected as the president of USA in the 2024 elections as per the files timeline? तो इस क्वेश्चन में तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछले 1 साल से यूएसए बहुत चर्चा में है। क्यों? टैरिफ गेम्स की वजह से, और वो किसको करवा रहे हैं? अभी करंट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी ने। चलिए अब which country became the 32nd member of NATO? नाटो क्या होता है? नाटो बताइएगा, नाटो क्या होता है? ठीक है, नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या इंडिया नाटो का पार्ट है? इंडिया नाटो का पार्ट नहीं है। ठीक है, इसमें टोटल 32 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से 12 जो है 12 फाउंडिंग मेंबर्स हैं। चलिए अब जो लेटेस्ट 32nd मेंबर है वो कौन है? जो लेटेस्ट 32nd मेंबर है वो है हमारे स्वीडन। ठीक है, वो कौन है? वो है स्वीडन। चलिए ये पेज थोड़ा ब्लर हो गया है, हालांकि मैं क्वेश्चन बताती हूँ। जो COP30 का क्लाइमेट समिट है वो
किस कंट्री में शेड्यूल होने वाला है? दैट इज द COP30 क्लाइमेट समिट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच कंट्री? चलिए, तो इसका आंसर है ब्राजील में। अब COP30 क्या होता है? COP30 क्या होता है? ये UNFCCC के अंडर कोऑपरेशन है, जिसमें हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं, और उसका जो 30th जो COP30 समिट है वो कहाँ पे होगा? वो ब्राजील में होने वाला है। चलिए, who won the Nobel Prize for Literature in 2025? बताइए, 2025 का जो नोबेल प्राइज है लिटरेचर में, उसको किसने जीता है? लैज़्लो क्रास्नाहोर्स्की, जो कि हंगरी में है। अब आपको ये भी जानना है कि बाकी सब्जेक्ट्स में, यानी कि पीस, मेडिसिन, मेडिकल फील्ड जो है, इन सब में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो कौन कौन जो है नोबेल प्राइज विनर्स है इस साल के, आप इसका एक नोट बना के रख लीजिएगा। चलिए, which country has launched the world's first wooden satellite, LignoSat? किस कंट्री ने फर्स्ट वुडन सैटेलाइट लॉन्च किया है, लिग्नोसैट? तो इसका आंसर है जापान। चलिए, व्हाट इज द ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2025? तो वो है ब्रेन रॉट। तो वो है ब्रेन रॉट अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। चलिए, नेक्स्ट की बात करें तो which space mission is ISRO planning to launch in 2027 as India's first human space flight mission? तो वो क्या है? वो है गगनयान। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब सिर्फ 10 क्वेश्चन ही बचे हैं, हम 40th क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। Who is the Indian astronaut selected for the Axiom 4 mission to the International Space Station, यानी कि ISS? चलिए, तो इंडिया से किनको सिलेक्ट किया गया था? शुभांशु शुक्ला जी को। साथ ही साथ जो और 3 क्रू मेंबर्स थे वो किन कंट्री के थे उसको याद रखना है। एक थे यूएसए को, जो कि कमांड को, जो कि इस मिशन को लीड कर रहे थे, कमांड कर रहे थे। बाकी जो मेंबर्स थे, पहला तो थे शुभांशु शुक्ला, कहां से? इंडिया के, और जो तीसरे मेंबर थे, जो क्रू थे, वो किधर के थे? वो पोलैंड के थे। तो इसको याद रखिएगा। चलिए, which team won the ICC Men's T20 World Cup 2024? तो वो है इंडिया। Who won the Major ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड in 2024? चलिए, तो वो है चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज रानकी रेड्डी। किस स्पोर्ट के लिए है दोनों? ये याद रखिएगा। अब ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो क्यों दिया जाता है? ये एक टाइप का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, यानी कि आपने कंसिस्टेंटली इतने सालों से आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए आपको हम इस स्पोर्ट में एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रहे हैं, यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। चलिए, और भी कुछ कुछ अवार्ड है, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड। तो इन सब का क्या ऑब्जेक्टिव है, और ये लेटेस्ट इस साल या फिर लास्ट ईयर जब भी वो लास्ट प्रेजेंट किया हो, तो किसको दिया गया है, उन सब के बारे में एक इंफॉर्मेशन रख लेना और नोट्स बना लेना उसका। चलिए, द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण, क्या है? सूर्य किरण इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो इसको एक सूर्य किरण को जो है हम एक बहुत ही अच्छी ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। देखिए, याद ये करेंगे कि सूर्य किरण है, सूर्य कहाँ होता है? हमारे ऊपर होता है। तो उसी तरीके से इंडिया के जो ऊपर कंट्री है वो कौन है? जो इमीडिएट ऊपर है वो कौन है? नेपाल है। यानी कि जो सूर्य किरण एक्सरसाइज है, इंडिया और नेपाल के बीच इसको कराया गया है। चलिए, हु इज द एआई एंकर लॉन्च्ड बाय द असम चीफ मिनिस्टर? इस एआई एंकर का नाम है अंकिता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच फिल्म वन द बेस्ट फीचर फिल्म at the 97th Oscars in 2025? तो वो है एनोरा। चलिए, who won the Wimbledon 2025 men's single titles? ये जो टेनिस से रिलेटेड जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे कि फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये 4 टूर्नामेंट होते हैं मेजर। तो इन सब में रिसेंटली 2024 और 2024 में, मेनली 2024 में एक विनर्स का लिस्ट है, लेकिन कुछ कुछ स्पोर्ट्स में अभी भी 2024 का लिस्ट है, मुझे वो याद नहीं है, बट जब भी पता होगा मैं बताऊंगी। तो वो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेनिस टूर्नामेंट से बहुत क्वेश्चन आता है। चलिए, तो विंबलडन के जो 2025 मेंस सिंगल टाइटल्स है वो किसने जीता है? वो जीता है जैनिक सिनर ने, जो कि किस कंट्री के हैं? इटली के हैं, ये याद रखिएगा।
अब अगर हम वुमेन सिंगल टाइटल की बात करें विंबलडन पे, तो वो ईगा ने जीता है, ठीक है। तो मेल फीमेल दोनों का जो है आप याद रखिएगा। चलिए, Which country became the 9th member of the New Development Bank (NDP)? बताइए कौन सा कंट्री है जो कि 9th मेंबर बना किसका, न्यू डेवलपमेंट बैंक का? तो वो है अल्जीरिया। न्यू डेवलपमेंट बैंक को भी हम ब्रिक्स बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिक्स बैंक हम बोलते हैं। चलिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इन 2025? तो वो है 102। चलिए, लास्ट दो क्वेश्चन आज के सेशन का। द हुनर हाट और सिमिलर कल्चरल इनिशिएटिव विविधता का अमृत महोत्सव किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था? तो वो किया गया था हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अब आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर वॉज उत्तर प्रदेश फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इनॉग्रेटेड? वेयर वॉज उत्तर प्रदेश फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इनॉग्रेटेड? तो वो है कहां पर? लखनऊ में। और लखनऊ को हमारे इंडिया का पहला AICT भी बोला जाता है। और रिसेंटली लखनऊ को यूनेस्को की तरफ से एक हेरिटेज इंटेंजिबल हेरिटेज कल्चर भी डिक्लेयर किया है। सिटी ऑफ गैस्ट्रो समथिंग है, ठीक है, आप एक बार देखिएगा। चलिए, आज के सेशन के लिए फिलहाल इतना ही। तो आज हमने टोटल 50 क्वेश्चंस को कवर किया है। और अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा, पसंद आया, देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन योर ओपिनियंस एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सिविल सेवा मार्गदर्शन। थैंक यू।